लक्ष्मी जी के जाने से आज उनका लक्ष्मी निवास उदास दिखाई पड़ रहा था। शर्मा ग्रुप की 80 वर्षीय चेयरपर्सन लक्ष्मी जी आज इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं, इसलिए उनका विशाल भवन मानो उदास हो उठा था। उनकी मुख्य सेविका सीता की आंखों से निरंतर आंसू झर रहे थे। उनकी लाल सुर्ख आंखों के पाप स्पष्ट कह रहे थे कि वह रात भर आंसू बहाती रही है, परंतु विधि के विधान को कोई भी नहीं टाल सकता। फिर मृत्यु तो जीवन का शाश्वत सत्य है। शोक सभा का आयोजन किया गया। शहर के प्रतिष्ठित लोगों के अतिरिक्त कंपनी के लोग, रिश्तेदार और परिचितों से हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोग पुष्पांजलि के साथ उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे थे। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी उनके बड़े पुत्र राजन और छोटे पुत्र मनोज की नज़रों के सामने जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे, क्योंकि अब वही उनके नए मालिक होने वाले थे। धार्मिक प्रवृत्ति के बड़े पुत्र राजन ने सभी ऑफिस में शोक सभा करने के लिए सूचना प्रसारित कर दी थी। राजन ने विधि विधान से सारे धार्मिक अनुष्ठान को स्वयं संपन्न किया था। अस्थि विसर्जन के लिए वह स्वयं हरिद्वार गए थे। राजन के मन में अपार संतोष था कि सब कुछ अच्छे से और शांत से संपन्न हो गया। परिवार में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, परंतु सच कहा जाए तो शांति का माहौल कृत्रिम और बनावटी अधिक था, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों के मन में अज्ञात भय था। सब घबराहट और शंकाग्रस्त भी थे। वजह थी आज माँ जी का वसीयतनामा पढ़ा जाने वाला था। पिछले कुछ दिनों से लक्ष्मी जी की बेटी प्रिया का लक्ष्मी जी के पास आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वह अधिकतर माँ जी के विशाल कक्ष में ही बनी रहती और दोनों आपस में गहन विचार मंत्राना करती रहती थी। यह स्पष्ट था कि दोनों के बीच कुछ गोपनीय रूप से पक रहा था। बड़ी बहू स्नेहा शांत और संतोषी थी। उनका सोचना था कि माँ बेटी के बीच का मामला है, इसलिए उनको दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं बनता, परंतु स्वभाव से घमंडी और लालची छोटी बहू कविता उन दोनों के इर्द गिर्द घूमती और सास लक्ष्मी से मीठी मीठी करती रहती। शायद माँ जी के मुंह से किसी क्षण उसके दिल की हलचल जुबान पर आ जाए, परंतु साम दाम दंड भेद के बावजूद वह कुछ भी जानने में विफल रही थी। वह मात्र अनुमान ही लगा सकती थी, परंतु सच्चाई के जरा भी करीब नहीं पहुंच पाई थी। लगभग 10 वर्ष पहले की बात है, जब एक दिन राम प्रसाद जी का हृदयघात से स्वर्गवास हो गया था। लक्ष्मी कुछ महीनों तक तो शोक समाप्त होकर मौन बनी रही, परंतु फिर कंपनी के बिगड़ते हालात को देख उन्होंने अपने शोक को तिलांजलि दिया और पति के ऑफिस की कुर्सी पर विराजमान हो गई और कारोबार के निर्णय स्वयं लेने लगी। उनके कुशल निर्देश में कारोबार प्रगति के मार्ग पर चल निकला था। शर्मा ग्रुप प्रदेश में जाना माना नाम बन गया था। दोनों बेटे राजन और मनोज मां के अधीन पहले की तरह काम करते रहे। लक्ष्मी जी ने हमेशा से अपने बच्चों की इच्छाओं और ज़रूरतों का ध्यान रखा था, इसलिए माँ जी से किसी को कोई शिकायत नहीं थी। स्नेहा, यह तुम्हारे लिए डायमंड का सेट डिजाइनिंग पसंद ना हो तो रमेश जी को फ़ोन कर देना। माँ जी, यह बहुत सुंदर है। स्नेहा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कविता, आप यूरोप जाने की बात कर रही थी, तो यह आप दोनों के यूरोप ट्रिप की टिकट है। 20 दिन की बुकिंग है। मैंने मनोज को भी ऑफिस से छुट्टी दे दी है। कविता खुश होकर बोली, माँ जी, आप सबके मन की बात कैसे जान लेती हैं? उन दोनों ने आगे बढ़कर उनके पैर छूकर अपनी खुशी जाहिर की थी। राजन का बेटा यूके में पढ़ाई कर रहा है, तो बेटी यूएस में MBA कर रही है। मनोज के दोनों बच्चे दून स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। शर्मा ग्रुप की वार्षिक उत्सव की पार्टी का लोगों का इंतजार रहता था। राजन तो पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से कारोबार को बढ़ाने में लगे हुए थे, परंतु मनोज और कविता दोनों हाथ से पैसा उड़ा रहे थे। मनोज को रेसिंग का चस्का था, तो कविता को क्लब्स में दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी बाजियां खेलने का शौक था। राजन ने जब भी मनोज से होने वाले खर्चे के प्रति आगाह किया और बिजनेस पर ध्यान देने को कहा, तो घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने माँ जी के सामने अपने दिल की गुब्बार को रखा तो उन्होंने कह दिया कि मनोज के अंदर
बचपना है, जरूरत पड़ने पर वह समझ जाएगा, तुम परेशान मत हो, मैं उन दोनों से बात करूंगी। यद्यपि वह स्वयं भी उसकी हरकतों से परेशान थी, क्योंकि वह उनकी भी नहीं सुनता था। प्रिया लक्ष्मी जी की बड़ी पुत्री थी। राम प्रसाद जी ने अपनी लाडली बेटी की शादी बहुत धूमधाम से राजघराने में ठाकुर करुणा दयाल के बेटे विक्रम से की थी, परंतु शीघ्र ही उन्हें मालूम हो गया था कि वह लालची लोगों के बीच फंस गए हैं। परंतु बेटी की खुशी के लिए वह उनकी उचित अनुचित मांगों को चुपचाप पूरा करते रहे थे। जब पिता नहीं रहे तो उन्होंने माँ जी को अपना शिकार बनाया और आए दिन उनके सामने अपनी मांग को लेकर झोली फैलाकर बैठ जाती, परंतु लक्ष्मी जी ने बेटी की लालची हरकतों के विषय में बेटे को हवा भी नहीं लगने दी, और यही वजह थी कि राजन बहन के लालची स्वभाव से बिल्कुल अनजान थे। इन दोनों प्रिया दीदी यहीं पर रह रही थी और स्नेहा ने गौर किया था कि कविता के साथ घुट घुट कर बातें किया करती थी। उनका माथा ठनका था, कहीं कविता कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही है, परंतु वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह महान की व्यवस्था में लगातार व्यस्त रही थी। माँ जी की तिजोरी आप कब खोलिए, स्नेहा भाभी। स्नेहा क्षण भर को अचक्का रह गई थी। तिजोरी का तो उन्हें ध्यान भी नहीं आया। मेरे जाने के बाद खोलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मुझे तो माँ का सत लड़ा हार बहुत पसंद है। माँ ने कहा भी था कि तुमको बहुत पसंद है तो तुम ही ले लेना, मैं तो जरूर खोलूंगी, तो मैं आपको दे दूंगी दीदी। स्नेहा समझ गई थी कि इन दोनों के आपस में यही तय हुआ होगा। वह कविता की बात सुनने को उत्सुक थी, तभी वह बोली, दीदी माँ जी के जैसा हार तो आप मेरी शादी में पहने हुई थी। मैं एक दिन एल्बम में देख रही थी, तब देखा था। वह तो माँ ने सत्य लड़ा हार मनोज की शादी के उपहार के रूप में बनवा कर दिया था। स्नेहा चुपचाप दीदी की ओर देखने लगी। तभी कविता बोली कि माँ जी ने तो मुझसे कहा था कि मैंने तुम तीनों के लिए एक जैसा बनवाया है। यह सुनते ही दीदी बिगड़ गई। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ ने कहा था कि तुम्हें दादी की निशानी के तौर पर दे दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों का, जब मन हो तब तिजोरी खोलना। माँ के जाते ही इतनी बेइज्जती कहकर प्रिया सुसक सुसक कर रोने लगी। स्नेहा उन्हें चुप कराने में लग गई थी। तभी विक्रम, कुंवर जी और दोनों भाई भी अंदर आ गए। क्या बात हो गई? जब राजन को सब बात मालूम हुई तो वो बोले, चाबी किसके पास है? स्नेहा और कविता दोनों ही उस जगह पर बार बार जाकर चाबी खोजती रही, लेकिन उन्हें नहीं मिली। दोनों ही परेशान हो उठे कि आखिर चाबी कहाँ गायब हो गई। तभी प्रिया तेजी से उठी, इतना नाटक क्यों फैला रही है? नहीं खोलना है तो बिल्कुल मत खोलो। फिर वह स्वयं उठकर गई और अलमारी में खोजने लगी। थोड़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उसको चाबी मिल गई थी। वो नाराज होकर बोली, साफ साफ मना कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? प्रिया ने चाबी राजन की हथेली पर रखकर कहा, मेरा मन खराब हो गया है, जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तब तुम दोनों मिलकर आपस में बांट लेना। कहते हुए वह कमरे से तेजी से बाहर निकल गई। दीदी की इस तरह की बातों और हरकतों को देख दोनों भाई सन्नाटे में आ गए थे और उनको खुश करने के लिए राजन आगे बढ़कर उनसे बोले, आप ही खोलिए, माँ के बाद आप ही घर की बड़ी हो। राजन, मैं तुम्हारी बात रखने के लिए खोल रही हूँ, वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है। सब शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर विजय मुस्कान थी। तिजोरी खुलते ही नया बवंडर खड़ा हो गया। उसमें से महारानी हार, सतलड़ा और पंचाकली जैसे एटिक जेवर गायब थे। तिजोरी से जेवर को गायब देखते ही स्नेहा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह धम से वहां सोफे पर बैठ गई थी। उनकी आंखें बंद अवस्थ थी, परंतु उनकी आंखों के सामने सास के पुश्तैनी जेवर, महारानी हार, सतलड़ा, चंपाकली, नगीने जड़ी, करधनी झिलमिला रही थी, जिन्हें ससुराल वालों पर लक्ष्मी जी ने अपने हाथों से उन्हें पहनाया था। उनके बार बार कहने पर भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा था। अब तो प्रश्न यह था कि जेवर गायब कैसे हुए। स्नेहा बड़प्पन दिखाते हुए मौन थी, परंतु कविता भला कब चुप रहने वाली थी। उन्होंने सबके सामने प्रिया दीदी पर शक जाहिर कर दिया, परंतु वह जैसे इन बातों के लिए पहले से ही तैयार थी। मैं क्या जानूं, तुम दोनों यहाँ रहती हो, किसी ने
निकाल लिए होंगे। दोनों बहुएं ननद की चालाकी देख आश्चर्य में थी। प्रिया की जुबान बोली, माँ जी के जेवर दोनों ने मिल बांट कर गायब कर दिए और अब दिखावा अच्छा कर रही हो। जाने माँ कैसे रहती थी यहाँ पर, तुम लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। प्रिया के आरोप के बाद तीनों महिलाओं के चेहरे पर शक और चिंता की लकीरें खिंच गई थी। सब की सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रही थी। कविता कभी ननद तो कभी जेठानी की तरफ शक भरी निगाहों से देख रही थी। राजन ने माहौल के तनाव को हल्का करने के लिए हंसकर कहा, जिसको जो जेवर चाहिए रमेश जी के यहाँ जाकर ले लेना। अब बात को खत्म करो। शाम 6 बजे वकील साहब आएंगे। माँ का वसीयतनामा पढ़ने के लिए माँ की इच्छा अनुसार ही बंटवारा होगा। मनोज का कहना था कि बंटवारे की क्या ज़रूरत है, मैंने चल रहा है तो वैसे ही चलता रहे, क्योंकि वह कारोबार और ऑफिस की जिम्मेदारियों से बचना चाहता था। दूसरे, उसने 10 करोड़ इधर से निकालकर अपने ससुराल वालों के हाथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई है। अब वह उन पैसों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बनाकर अपनी बताता है, जिस वजह से माँ के सामने से दोनों के बीच आपस में विवाद चल रहा था। वकील विजय सिंह आए और कागजों की जांच पड़ताल हुई, परंतु बंटवारे के विषय में उन्होंने कोई भी वसीयतनामा नहीं तैयार करवाया था। इसलिए यह सुनिश्चित हुआ कि लगभग 100 करोड़ की संपत्ति, जिसमें चल अचल फैक्ट्री, आलीशान कोठियां, फार्म हाउस, ज्वेलरी, शेयर आदि सभी कुछ के 3 बराबर हिस्से उनके तीनों बच्चों के बीच में बांटे जाएंगे। 91% शेयर लक्ष्मी जी के थे और 9% दोनों बेटे के बच्चों के नाम थे, इसलिए उनका बंटवारा नहीं होगा। प्रिया के चेहरे पर असंतोष नजर आ रहा था। यह एक कटु सत्य है कि धन या प्रॉपर्टी है तो वाद विवाद और मनमुटाव होना सुनिश्चित है, क्योंकि सभी पक्षों का संतुष्ट होना संभव है ही नहीं। इस संसार में धन लिप्सा ऐसी होती है कि जितना भी हो वह कम ही प्रतीत होती है। वकील साहब चले गए थे, परंतु दीदी के चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मुखर दीदी कौन थी? मानो मन ही मन कोई योजना बना रही है। वह और विक्रम जीजा जी अपने घर चले गए। दोनों भाई अपने अपने ऑफिस और काम में बिजी हो गए। कई बार वकील साहब और इन तीनों की मीटिंग हुई, परंतु यह तय नहीं हो पाया कि कौन क्या लेगा। बार बार इन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श होता, परंतु निर्णय कुछ नहीं हो पाता। कभी मनोज नाराज होकर मीटिंग से चले जाते तो कभी प्रिया। एक दिन प्रिया नाराज होकर बोली, अब कोर्ट में ही मिलेंगे। राजन ने बीच बचाव करके मामला सुलझाने का प्रयास किया, परंतु फिर वह भी तैस में बोले, ठीक है, अब कोर्ट में ही तय होने दो। इस तरह से लगभग 3 महीने बीत गए थे। कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। अभी परिवार पूरी तरह शोक से उभर नहीं पाया था कि प्रिया दीदी के वकील का नोटिस दोनों भाइयों के नाम आया कि मां लक्ष्मी जी की वसीयत के अनुसार पूरी जायदाद और बिजनेस को प्रिया और कुंवर विक्रम सिंह के नाम कर दी है। दोनों भाई बतौर मैनेजर की तरह काम करते रहेंगे, परंतु मालिकाना हक प्रिया का होगा। नोटिस देखते ही दोनों भाइयों के होश उड़ गए। परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर चिंता की लकीर स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। एक प्रश्न चिन्ह सबके मन में खड़ा हो गया कि दीदी ने ऐसा क्यों किया? माँ जी ने कब यह वसीयतनामा तैयार करवाया? उन सबको हवा भी नहीं लगने दी। लोगों का कहना था कि यह कुंवर विक्रम के कुरफाती दिमाग की उपज है, जिन्होंने हम सबके खिलाफ साजिश रची है। सबके मन में शंका के बीज प्रफुटित होकर पूर्ण वृक्ष बनकर लहलहा उठे थे। शांत राजन भी भविष्य के प्रति सकालू हो उठे थे, परंतु शांत स्वभाव के कारण राजन ने प्रिया दीदी के समक्ष कभी जुबान तक नहीं खोली थी, क्योंकि उन दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर था। तभी मनोज नाराजगी भरे में बोले, दीदी को तो पहले ही पिताजी दहेज में फैक्ट्री और जाने क्या क्या दे चुके हैं, इसलिए उनका तो अब कुछ भी मांगने का हक नहीं बनता। हम कोर्ट जाएंगे। कुंवर साहब ने माँ जी से अनजाने में साजिश रचने के लिए उनसे साइन करवा लिए होंगे। संपत्ति ने सबके मन में विष बो दिया था। राजन ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा कि मनोज,
मामला यदि कोर्ट में पहुंच जाएगा तो हम लोगों के हाथ से निकलकर वकील के दाव पेच में फंसकर उलझकर रह जाएगा। इसलिए दीदी और कुंवर साहब के साथ बात करके आपस में सुलझा लिया जाना ज़्यादा अधिक उचित होगा। इस विषय परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर सभी परेशान हो गए थे और आपस में सब लोग बैठकर विचार विमर्श और मंत्रान करते रहते, परंतु कोई उपाय उन्हें समझ नहीं आ रहा था। दोनों भाइयों ने आपस में यह तय किया कि हम लोगों की आपसी विवाद की परिवार वालों के सिवा किसी को नहीं लगनी चाहिए। हम सब जल्द ही समस्या का समाधान निकाल लेंगे। सोचा कुल परिवार आकुल व्याकुल मनोदशा के कारण अपने को बेबस पा रहा था। सब और तनाव व्याप्त रहता। कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि दीदी ऐसा भी कर सकती है। क्या माँ जी ने जानबूझकर ऐसा वसीयतनामा तैयार करवाया है या फिर कुंवर साहब ने लालच के कारण यह फर्जी जाल फैलाया है जिसमें उन्होंने शिकारी की तरह सबको कानूनी जाल में उलझाकर बर्बादी की तरफ ढकेलने का प्रबंध किया है। राजन मानसिक रूप से बहुत तनाव में थे। उन्होंने दीदी को सदा माँ की तरह सम्मान की दृष्टि से देखा था और कुंवर साहब ने तो सदा नाराजगी के कारण यहाँ से दूरी बनाकर रखी थी। पशुपेश और आपसी बातचीत में 1 महीने का भी चला गया था। दीदी अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि माँ सारी संपत्ति उनके नाम करके गई है, इसलिए दोनों भाइयों को उनके मातहत मैनेजर की तरह ही काम करना होगा। गमगीन राजन को गुरु प्रकाश के रूप में आशा की किरण दिखाई दी। वह मनोज को अपने साथ लेकर बहुत उम्मीद के साथ गुरुजी के पास पहुंचे। क्या बात है पुत्र, तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें? क्या माँ जी के अचानक विदेह को सह नहीं पा रहे हो? इस संसार में आवागमन तो शाश्वत सत्य है, उससे क्या घबराना। गुरु महाराज, अब आप ही हम लोगों की समस्या का निराकरण कर सकते हैं। दीदी का कहना है कि वह दोनों मैनेजर की तरह उनके मातहत काम करेंगे और वह माँ जी की जगह मालकिन बनकर सिंहासन रूढ़ होंगी। आप उन्हें समझाइए कि बराबर हिस्सा लेकर मान जाएं, परंतु शायद दीदी संभवतः महाराज जी को अपनी तरफ मिला चुकी थी। उन्होंने तुरंत कहा कि जब रानी साहिबा अपने स्थान पर प्रिया को प्रतिष्ठित कर गई हैं तो फिर अनावश्यक वाद विवाद की क्या आवश्यकता है। राजन ने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और अपनी जेब से डायमंड की अंगूठी निकालकर उनके चरणों में रख दी। अंगूठी पर निगाह पड़ते ही गुरुजी का स्वर नरम हो उठा। राजन और मनोज, तुम दोनों को तो मैंने गोद में खिलाया है, इसलिए तुम दोनों मेरे पुत्र की भांति हो। भाई बहन में आपसी विवाद नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। मैं प्रिया जी को समझाने की कोशिश करूँगा, आगे प्रभु इच्छा। दोनों भाई गुरुजी की बातों से असंतुष्ट नहीं हुए थे। उनकी बातों ने मानसिक यंत्रणा ही दे दी थी। मनोज को गुरुजी से बहुत उम्मीद थी, परंतु अब वह भी टूट रही थी। जिस प्रकार इंसान आखिरी सांस तक जीवन की आशा लगाए रहता है, वैसी उम्मीद की किरण लगाए हुए थे कि शायद गुरुजी की बात मान जाए। राजन आपसी विवाद की बात जितना छिपाने की कोशिश करते, जितना ही उछाल रही थी। गुरुजी अपने लश्कर के साथ आए। दोनों भाइयों ने उनकी सेवा में जी जान लगा दी। दीदी से बोले, बेटी आप में वाद विवाद से क्या लाभ, परंतु वसीयत की कॉपी देखते ही बोले, जब रानी साहिबा ने स्वयं ही अपनी गद्दी प्रिया को हस्तांतरित की है तो फिर विवाद का क्या प्रश्न। और वह अपना तामझाम समेट कर चले गए। अब तो गुरुजी की सेवा कर प्रिया ने वसीयत नाम के अनुसार माँ के ऑफिस में बैठकर फाइल मंगाकर कामकाज देखना शुरू कर दिया था। ऑफिस में सुगबुगाहट होने लगी थी कि अब कंपनी की नई मालकिन प्रिया जी हैं। राजन और मनोज ने मामले को परिवार के अंदर ही सुलझाने के लिए परिवार के बुजुर्ग और गणमान्य लोगों को बुलाकर सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर सौदेबाजी पर उतर आई। मुझे तो माँ की इच्छा का सम्मान करना है, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं। मेरे लिए तो जैसे मेरा बेटा आंसू वैसे ही राजन और मनोज हैं। फिर झट वो सौदेबाजी पर उतर आई, कभी 10 पर तो कभी 20 पर तो कभी 30 पर। वहाँ पर सभी लोग रंगे सियार की तरह बदलते बयान को सुनकर परेशान हो गए थे। मनोज इतनी देर से चुपचाप सारा नाटक देख रहे थे, उसने रहा नहीं गया। वह क्रोधित होकर आपसे बाहर हो उठे। दीदी
30 पर तो आपको वैसे ही मिल रहा था, लेकिन आपकी तो नीयत ही खराब है। आप तो समूची संपत्ति पर नाक की तरह बैठना चाहती हैं। प्रिया भला कब चुप रहने वाली थी, क्रोधी स्वर में बोली, मनोज, मैं जानती हूँ तेरे मुंह में यह शब्द किसने डाले हैं। मैं कविता को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वह कितनी लालची और चालाक परिवार की है। राजन और स्नेहा ने मनोज और कविता को वहां से हटाकर अंदर कर दिया था। प्रिया बोली, राजन, आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ कि कोर्ट से बाहर मामला तय कर लो, नहीं तो यदि कोर्ट के चक्कर में पड़ गए तो तुम दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। प्रिया और विक्रम कुंवर ने मां के ऑफिस में मैनेजर और स्टाफ की मीटिंग बुलाकर अपने को मालिक बताकर फाइल मंगवाकर घरेलू विवाद को जग जाहिर कर दिया था। राजन और मनोज को दीदी की हरकतें असहनीय लगी। उन्होंने एक बार फिर से दीदी के साथ समझौते की पहल की, परंतु दीदी भी कुछ सुनने को राजी ही नहीं थी। राजन को 100% यही विश्वास था कि वसीयतनामा याद तो जोर जबरदस्ती लिखवाया गया या अनजाने में कोरे कागज में साइन करवाकर यह अपनी इच्छा अनुसार लिखाया गया है। मनोज का साला बार बार दोनों भाइयों को विश्वास दिला रहे थे कि वह 1-2 पेशी में उनके हक में फैसला करवा देंगे। उनके अतिरिक्त देश के नामी वकीलों को इस मुकदमे के लिए बुलाया गया। उसने मनोज को भी बहला रखा था कि 10 करोड़ वाली कंपनी को बंटवारे से बचा लेंगे। भाई बहन आपस में दुश्मन बन गए थे और रोज के रोज नई नई चालें चल रहे थे। पूरे देश की मीडिया वसीयत नाम के पारिवारिक झगड़े को अपनी ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखा रहे थे। प्रिया के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, परंतु राजन को मीडिया के सामने आने में बहुत शर्म महसूस होती। कोर्ट में वसीयतनामा फर्जी है कि अर्जी दाखिल हो गई। अब दोनों भाई वकीलों के हाथ के खिलौने बनने को मजबूर थे। वकीलों के इशारे पर ही बयान देना होता। अब ना ही प्रिया के हाथ में कुछ रह गया था और ना ही राजन और मनोज के। अब तो सूत्रधार वकील थे। तारीख पर तारीख, गवाही, बयान, बहस, मामला उलझता चला गया और समय बीतता रहा। कभी फाइल दबा दी गई तो कभी वकील नहीं आए। आदि सारे हथकंडे आजमाए गए। वकील ने वसीयतनामा फर्जी है सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए सबूत और गवाह पेश किए। प्रिया ने भी देश के नामी वकील को बुलाया था। उनकी दलीलें, गवाह और सबूत बहुत दमदार थे। कंपनी की हालत बिगड़ती गई। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। राजन डिप्रेशन के शिकार बन गए। उनके जीवन की शांति, संपदा, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था। जिस तरह से बंदर ही पूरी रोटी हजम कर जाता है, वही हाल इन भाई बहन का था। उनके हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा था और वकीलों का घर भर रहा था। आखिर में जज ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेते हुए अपनी ओर से रिसीवर नियुक्त कर दिया और कंपनी का अकाउंट सील कर दिया। प्रिया और विक्रम तो ऐसे मगरमच्छ के समान थे जो राजन और मनोज जैसी मछलियों को आसानी से अपना शिकार बना लेते, परंतु कोर्ट में उनकी चालबाजी काम नहीं आई। फैसला लंबित रहा। कंपनी और बिजनेस की हालत बिगड़ चुकी थी। आपसी विवाद में खेलते संपन्न परिवार की खुशियां लूट गई थी और जीवन संघर्षमय हो गया था। कई वर्षों के बाद राजन सबको बिल्कुल छोड़कर इस दुनिया से चले गए और मनोज आज भी आशा भरी नज़रों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।